ओके दोस्तों, तो आज का लेक्चर चालू करते हैं। अब जैसे कि कल मैंने आपको बोल दिया था कि ये जो हमारा चैप्टर है सप्लाई वाला वो बेसिकली ख़त्म हो चुका था कल, क्योंकि हमारे मॉड्यूल के चैप्टर के हिसाब से अगर देखें तो दो ही सेक्शन मेनली डिस्कस किए थे पहले चैप्टर में, यानी कि चैप्टर 2 में सप्लाई वाले चैप्टर में, और वो सेक्शन 7 और 8 थे जो दोनों कल हो गए थे। पर हर एक चैप्टर में आपको बार बार सीबीआईसी के सर्कुलर्स मिलेंगे, तो वो जो सर्कुलर्स हैं वो भी हमें डिस्कस करने पड़ेंगे क्योंकि उसके ऊपर भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब पहली चीज़ मैं आपको ये बता देता हूँ कि सीबीआईसी के सर्कुलर्स क्या बताना चाहते हैं। पहले सीबीआईसी का फुल फॉर्म तो आपको वैसे ही पता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। अब क्या होता है कि जब जीएसटी नया नया आया तो बहुत सारी सिचुएशन में बहुत सारी प्रॉब्लम लोगों को जनरेट होती चली जा रही है, अभी भी हो रही है। तो अभी क्या होता है कि जो हमारा सीबीआईसी है वो हर एक प्रॉब्लम को फोकस में लाकर उससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशंस देता है। उस क्लैरिफिकेशन को देते वक्त वो सर्कुलर्स इशू करता है। तो इसीलिए हम अब चालू करने वाले हैं सीबीआईसी के कुछ सर्कुलर्स जो कि आपके इस चैप्टर सप्लाई से रिलेटेड है, यानी कि जो अभी हमने सिचुएशंस पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग सीबीआईसी के कुछ सर्कुलर्स क्या है वो पढ़ने वाले हैं। पहली बात आप नोट कर लेना कि जो भी सीबीआईसी के सर्कुलर बेटा होंगे वो सारे के सारे सर्कुलर केवल उस विशिष्ट सिचुएशन पे ही लागू होंगे जिस सिचुएशन के लिए ये बने हैं। मतलब कि ये सर्कुलर को आप एज ए लॉ अप्लाई मत करना, ये केवल एक सिचुएशन का जवाब है कि इस प्रकार की ट्रांजैक्शन मैं करता हूं तो उसमें कैसे डील करना है। तो मैं आपको सर्कुलर बताऊंगा और वो सर्कुलर जिस चीज के बारे में बनाया गया उसी सिचुएशन पे आप लागू करेंगे। यानी कि अगर एग्जाम में उस सिचुएशन का क्वेश्चन आ जाए तो फिर आप रेफरेंस जवाब देने के लिए सर्कुलर को बना सकते हैं। वैसे मैं सर्कुलर नंबर भी आपको एक एक लिखवाऊंगा अभी, पर अगर आपसे ये याद ना हो पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी आप एग्जाम में इन सर्कुलर के रेफरेंस से आंसर लिखे हैं तो आप केवल लिख दें एज पर सर्कुलर इशूड बाय सीबीआईसी। नंबर याद ना हो तो कोई बात नहीं है इसके लिए। तो चालू करते हैं पहला सर्कुलर। वैसे एक सर्कुलर मैं आपको बीच में भी बता चुका था, ध्यान से देखना। तो एक आध सर्कुलर मैं पढ़ा चुका हूँ बीच में भी, बाकी और जो सर्कुलर वो चालू करता हूँ। तो पहला सर्कुलर मैं चालू कर रहा हूँ, सर्कुलर नंबर 22 2017 का ये सर्कुलर है। तो सर्कुलर नंबर 22 2017 में आया था। अब किस बात के लिए सर्कुलर आया था उसके ऊपर ध्यान देते हैं। आपको पता होगा कि हमारे देश में बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं। आर्टिस्ट मतलब वो जो पेंटिंग बनाते हैं, जैसे कि मैं एक ही आर्टिस्ट के बारे में जानता हूँ, MF हुसैन साहब, ठीक है। तो इस प्रकार के जो पेंटर्स लोग होते हैं उन आर्टिस्ट की बात चल रही है। अब आपको पता हो तो ये आर्टिस्ट लोग क्या करते हैं, अपनी आर्ट को बनाकर गैलरीज में भेजते हैं, आर्ट गैलरी में भेजते हैं एग्जीबिशंस के लिए। सबको पता होगा, मूवीज भी बनी हुई है इसके अंदर। तो आर्टिस्ट लोगों ने अपनी आर्ट बनाकर गैलरी में भेजी, और गैलरी में जब जो मेन व्यूअर्स आए, यानी कि जो देखने वाले लोग आए, उन्होंने उस गैलरी में उस आर्ट यानी कि पेंटिंग को क्या करा, परचेज करा। तो इस प्रकार से ये व्यापार चलता है। तो एक क्वेश्चन ये रेज हुआ कि जो आर्टिस्ट लोग हैं उनकी सबसे पहले जो आर्ट होती है वो उनके यहाँ से गैलरी में जाती है, फिर गैलरी से ग्राहकों को बिकती है। तो यानी कि दो टाइप से ये जा रहा है। पहले तो जो भी आर्ट है वो जारी है आर्टिस्ट के यहाँ से गैलरी में, गैलरी से जा रही है ग्राहक के पास। क्या आर्टिस्ट के यहाँ से जब ये चीज गैलरी में जाएगी तो क्या इसे सप्लाई माना जाए, और गैलरी से जब ग्राहक को बेची जाएगी तो क्या सप्लाई माना जाए? क्योंकि देखो, आर्टिस्ट से जब गैलरी में जाएगी तो विदाउट कंसिडरेशन वाला लेन देन है, और गैलरी से जब ये बिकेगी तो फिर वो कंसिडरेशन वाला लेन देन है। तो क्या दोनों चीजों को सप्लाई मानना है? तो ऑब्वियसली बात है, आपको अगर पता हो तो हमारा जो लॉ है वो क्या कहता है, विदाउट कंसिडरेशन वाली चीजों को सप्लाई तभी मानना है जब वो शेड्यूल 1 में है। तो आर्टिस्ट से जब गैलरी में जा रही है तो कभी भी आप देख लेना ये कहीं से भी शेड्यूल 1 के अंदर कवर नहीं होती। इसी के लिए इन्होंने एक क्लैरिफिकेशन दे दिया कि भले ही आर्टिस्ट से आर्ट गैलरी में जाए पर सप्लाई एक ही बार मानना है, जब वो फाइनली किसको बेच दी जाएगी, कस्टमर को। तो केवल एक ही लेन देन को सप्लाई मानेंगे और इसी लेन देन पे जीएसटी लगेगा। यानी कि अगर कोई पेंटिंग आर्टिस्ट के यहाँ से गैलरी में जाती है और वहां से बिना बिके वापस आ जाती है तो उस पेंटिंग पे कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। केवल उसी पेंटिंग पे जीएसटी पे करना पड़ेगा जो कि उस गैलरी से ग्राहकों को बिकेगी फाइनली।
यानी कि गैलरी में भेजना लाना ले जाने पे कोई जीएसटी नहीं है। ये पहला सर्कुलर आपको दिया गया है 22/2017। पॉइंट टू बी नोटेड, सर्कुलर देखो सिचुएशन के ऊपर क्लैरिटी दिया, तो जब भी आर्टिस्ट वाला क्वेश्चन आ जाए और आपसे कुछ पूछें तो आपको ये सर्कुलर का रेफर कर देना है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर पहला सर्कुलर है। नंबर 2 सर्कुलर में लेके आता हूँ, थोड़ा रिसेंट सर्कुलर है, 92/2019 का सर्कुलर, सर्कुलर नंबर 92 2019 का सर्कुलर है। अब आपको पता हो तो ये जो सर्कुलर है बेटा, ये सेल प्रमोशन एक्टिविटीज के लिए बना हुआ है। वैसे आपके मॉड्यूल में सारे सर्कुलर हैं, मैं तो बहुत शॉर्टकट में आपको लिखवा रहा हूँ। वैसे भी आपको मैंने बोल चुका हूँ कि आपको केवल ये सिचुएशन ध्यान रखनी है कि भैया गैलरी वाला सिचुएशन में क्या करना है, डेट्स इट। आपको कोई रेटाफिकेशन नहीं करना, कुछ नहीं करना इसके अंदर। बस जब भी गैलरी का केस आए तो आपको पता होना चाहिए कि करना क्या। तो इसी तरह से एक क्लैरिफिकेशन दी इन्होंने सेल प्रमोशन एक्टिविटी के ऊपर। अब सेल प्रमोशन के लिए आपको पता हो तो 2 टाइप से काम होता है। मैं 2 चीज़ों की इसमें क्लियरिटी दी इन्होंने। एक तो ऐसी चीज़ है जो फ्री सैंपल के रूप में दी जाए, और एक ऐसी चीज़ है जो बाय 1 गेट 1 फ्री वाली दी जाए, बाय 1 गेट 1 फ्री। तो आपको पता हो तो गिराकी बढ़ाने के लिए हम 2 टाइप से काम करते हैं। बहुत सी बार क्या होता है, जैसे दवाई बनाने वाली कंपनी का सोचो, वो दवाई बना के डॉक्टर्स को उनके एमआर जो होते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, वो फ्री में दे के जाते हैं दवाइयाँ। तो फ्री सैंपल वाली चीज़ों को जो दिया जाना है, क्या वो सप्लाई मानेंगे कि नहीं मानेंगे, इसके लिए ये क्लैरिटी दी गई है। तो उन्होंने कहा कि जो भी गुड्स फ्री सैंपल के रूप में लोगों को दिए जाते हैं, वो सप्लाई अगर बनेंगे तो शेड्यूल 1 के तहत बनेंगे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो फ्री सैंपल के रूप में गुड्स दिए गए, उनको सप्लाई मानने के लिए एक ही क्लोज लग सकता है 7(1)(c), दैट इज शेड्यूल 1, क्योंकि पैसे नहीं ले रहे आप। अब इन्होंने कहा कि फ्री सैंपल वाली जो चीजें सप्लाई की जा रही है, अगर शेड्यूल 1 में कवर होती है तब तो सप्लाई माननी है, और अगर कवर नहीं होती तो फिर सप्लाई नहीं माननी है। सीधी सी बात, कोई दिक्कत इसमें तो है भी नहीं भी बोलते तो भी क्लियर था। यानी कि अगर फ्री सैंपल मान लीजिए कि फार्मास्यूटिकल कंपनी ने डॉक्टर्स को दिया, तो अगर आप देखोगे तो इस लेन देन पे शेड्यूल 1 लगता ही नहीं है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो दवाई बनाने वाली कंपनी और डॉक्टर के बीच में जो फ्री लेन देन हुआ है, ये शेड्यूल 1 में आता ही नहीं। आप आराम से एनालिसिस कर लेना। तो इस प्रकार के लेन देन पे कोई जीएसटी नहीं लगने वाला। तो ये पहला लॉजिक फ्री सैंपल वाली चीजों पे तो ये बोल दिया। अब इन्होंने दूसरा लॉजिक दिया बाय 1 गेट 1 फ्री वाली चीजों पे। अब इन्होंने क्या कहा, तो बाय 1 गेट 1 में क्या कहा वो समझते हैं। ये कहते हैं कि जो चीजें बाय 1 गेट 1 में दी जाती है, जैसे मानते हैं कि एक दुकान में आपने एक पेस्ट खरीदा, पेस्ट 50 रुपए का था और उसके साथ टूथब्रश फ्री आया। ऐसे ही होता है बाय 1 गेट 1 फ्री, यानी कि वो कॉम्बो पैक था जिसमें कि पेस्ट था प्लस टूथब्रश था, और दुकानदार ने 50 रुपए आपसे चार्ज करे और बोला कि टूथब्रश तो फ्री है। तो अब यहां पे क्लियरिटी दिया गया कि क्या पेस्ट के ऊपर जो, यानी कि 50 रुपए जो लिए गए उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, तो कौन सी रेटें लगेगी, पेस्ट की लगेगी कि टूथब्रश की लगेगी, कि क्या है, क्या ये कौन सी सप्लाई है। तो बड़ा इजी सा जवाब इन्होंने दिया। इन्होंने कहा कि ये जो आपको बाय 1 गेट 1 फ्री वाले ऑफर मिलते हैं, इसमें कुछ फ्री नहीं मिलता। वो जो प्रोडक्ट का प्राइस कोट करते हैं वो इस प्रकार से करते हैं कि ये दोनों का पैसा लिया गया है। यानी कि भले बोलने वाले बोलते हैं बाय 1 गेट 1, पर ये माना जाएगा जीएसटी की तरफ से कि पेस्ट और टूथब्रश के मिलाकर 50 रुपए लिए गए, कुछ फ्री नहीं दिया जाता इस केसेस में। तो बाय 1 गेट 1 में फ्री कुछ है ही नहीं। तो ये आपका पहला लॉजिक इन्होंने दिया। तो अब अगर ये कंसिडरेशन वाला लेन देन है, तो इसका मतलब ये सप्लाई बनेगा, 50 रुपए के ऊपर जीएसटी लगेगा। पर फिर वो क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें तो पेस्ट और टूथब्रश दोनों है, मतलब ये तो बेटा या तो कंपोजिट सप्लाई बनेगा या मिक्स सप्लाई बनेगा। कल ही आपने सीखा था कि जब 2 या 2 से ज्यादा चीजें एक प्राइस में बेची जाए तो या तो वो सप्लाई कंपोजिट बनती है या मिक्स बनती है। तो आपको करना क्या है, वही लॉजिक लगाना है कल सेक्शन 8 वाला। अब ये कहते हैं कि फ्री तो कुछ है नहीं, तो 50 रुपए पे जीएसटी लगाने के लिए आप कौन सी रेटें लगाओगे, पेस्ट की कि टूथब्रश की। तो उसने बोल दिया अगर ये सप्लाई कंपोजिट सप्लाई है, अगर ये सप्लाई कंपोजिट सप्लाई है तब तो आपको रेट लगानी है प्रिंसिपल सप्लाई की, वही सेक्शन 8 जो कल मैंने बोला था। और अगर ये सप्लाई मिक्स सप्लाई है तो आपको हाईएस्ट रेट लगानी है। तो बाय 1 गेट 1 फ्री वाले पे कोई फ्री का तामझाम आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका दूसरा सर्कुलर मैंने क्लियर कर दिया है। तीसरे सर्कुलर की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड सर्कुलर जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपका है सर्कुलर नंबर 117 1/2017।
ये जो सर्कुलर है बेटा, ये बड़ा स्पेसिफिक सर्कुलर है, मूवमेंट ऑफ कन्वेंस से रिलेटेड एक सर्कुलर है ये। अब ये कहते हैं कि अगर आप कोई गाड़ियां इधर से उधर भेजते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन को, कौन सी गाड़ियां भेजते हैं, तो जवाब है T4BCA। अगर ये गाड़ियां आप डिस्टिंक्ट पर्सन को भेजते हो, किस बात के लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर या गुड्स के लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर या गुड्स के लिए, आप पूरा लिखना इसको है ना, या फिर रिपेयर्स के लिए, तो इस प्रकार की गाड़ी भेजने को सप्लाई नहीं माना जाएगा एज पर शेड्यूल 1। अब आपको थोड़ा सा पुरानी क्लास में ले चलता हूं। शेड्यूल 1 कहता था सप्लाई ऑफ गुड एंड सर्विसेज बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होते हैं आपको पता ही, हेड ऑफिस ब्रांच। अब क्या हुआ, पहले T4BCA का मतलब भी सीख लीजिए आप। T4 का मतलब है 4 T है, तो पहले T का मतलब है ट्रक, एक T का मतलब है ट्रेलर यानी कि ट्रोला हो गया आपके सीधी भाषा में, एक T का मतलब है ट्रेन, एक T का मतलब है टैंकर, B फॉर बस, C फॉर कंटेनर, A फॉर एयरक्राफ्ट एंड V फॉर वेसल्स। ठीक है। अब अगर इस प्रकार की गाड़ियां डिस्टिंक्ट पर्सन को भेजी जाती, मैं बहुत ही बढ़िया सा एग्जांपल एक दे देता हूं, बहुत ध्यान से सुनो। जैसे मान लेते हैं कि विश्वकर्मा ट्रेवल्स करके एक कंपनी है, ठीक है, विश्वकर्मा ट्रेवल है, मेरी एक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की कंपनी है विश्वकर्मा, ये तो हमारे भीलवाड़ा में भी है, ठीक है। अब क्या हुआ कि विश्वकर्मा ट्रेवल अगर मेरी दुकान है तो बेटा फिर आपको अगर पता हो तो मेरे तो पूरे भारत में गाड़ियां चलती है, मेरी बसेस तो पूरे भारत में चलेगी। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं केवल भीलवाड़ा में काम करूंगा। तो मेरी बसेस बेटा कहाँ कहाँ चलती है, मेरी बसेस चलती है MP में, राजस्थान में, पंजाब में। मान लेते 3 राज्यों में मैं ऑपरेट करता हूँ। ऑब्वियसली फिर बेटा मैंने 3 रजिस्ट्रेशन ले रखे होंगे, वो डिस्टिंक्ट पर्सन वाला लॉजिक लगा रहा हूँ, कुछ चेंज नहीं कर रहा मैं। तो अब अगर मेरी 3 राज्यों में काम में करता हूं तो मेरे 3 रजिस्ट्रेशन है, मतलब मैं 3 डिस्टिंक्ट पर्सन है। तो आपको पता हो तो यहां से यहां पे कुछ भी जाएगा तो उसे सप्लाई मानेंगे, शेड्यूल 1 कहता है। अब इसी के लिए इन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया। मानते हैं मेरी एक गाड़ी रवाना होती है भीलवाड़ा से, दैट इज राजस्थान से, और जाती है अमृतसर। तो भीलवाड़ा से जो अमृतसर मेरी एक गाड़ी जा रही है वो क्या हो रहा है बेटा, सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन, यानी कि वो हो रहा है डिस्टिंक्ट पर्सन वाला केस। तो इन्होंने एक चीज मेरे को बोली कि भैया भीलवाड़ा से जो गाड़ी, यानी कि जो कन्वेंस आपका जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, हेड ऑफिस से ब्रांच, बट इज बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, उस प्रकार के लेन देन को सप्लाई मानना ही नहीं है, यानी आपको शेड्यूल 1 नहीं लगाना, बशर्ते ये आवागमन 2 रीजन से हो, या तो गुड्स या पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए या रिपेयर करने के लिए। मतलब ये गाड़ी मेरी भीलवाड़ा से अमृतसर जा रही है पैसेंजर को लेकर, तो इस प्रकार के आवागमन के ऊपर कोई सप्लाई नहीं मानना। मतलब देखो, पैसेंजर से जो मैं चार्जेस लूंगा उस पर तो GST लूंगा, वो तो 71A वाला बन जाएगा, पर हेड ऑफिस से ब्रांच में जो गाड़ियां जा रही है उसको विदाउट कंसिडरेशन होने के बावजूद सप्लाई नहीं मानेंगे, कोई GST उसके ऊपर लगने वाला नहीं है। क्योंकि ये इसलिए क्लियरिटी दिया क्योंकि सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन सप्लाई मानते हैं उन्होंने कह रखा था, तो उसके लिए क्लैरिटी काम आएगी। पर इसके अंदर भी एक बात ध्यान रखना, इसमें एक एक्सेप्शन लगाना है मुझे, और वो एक्सेप्शन है फर्दर सप्लाई। मतलब क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि अगर गाड़ी सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन होती है और उसका रीजन ये होता है क्योंकि उसे आगे फर्दर सप्लाई किया जाएगा। अब जैसे मान लेते बेटा मेरा काम है बस बेचने का, अब अगर बेटा मेरा काम है बस बेचने का और मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से गाड़ी जाती है मेरी डिपो में जो कि दूसरे राज्य में है बेचने के लिए, तो इस प्रकार के आवागमन को सप्लाई मानना है शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग। यानी कि अगर अब मेरी कोई गाड़ी भीलवाड़ा से अमृतसर जा रही है क्योंकि मेरे को आगे उसे जाकर बेचना है, तो उस प्रकार की लेन देन को सप्लाई मानेंगे फॉर द पर्पज ऑफ GST। यानी कि 2 रीजन से अगर ये गाड़ी इधर से उधर जाती है, कन्वेंस जाते हैं, तो नहीं मानना। तो ये सारे कन्वेंस अगर डिस्टिंक्ट पर्सन के इधर जा रहे हैं 2 रीजन से सप्लाई नहीं मानना, पर फर्दर सप्लाई के रीजन से जाते हैं तो सप्लाई मानना है, विदाउट कंसिडरेशन शेड्यूल 1 का लॉजिक लगाना है यहाँ पे। तो ये आपका क्लैरिटी दिया शेड्यूल 1 के ऊपर। हाँ, तो और बेटा मैं एक और चीज बता देता हूँ, सेम लॉजिक के साथ, सेम जो 1117 वाला लॉजिक है वो आपको एक और नोटिफिकेशन में लगाना है, और वो है 21/2017, जो कहता है सेम लॉजिक के साथ
कि अगर मैं कोई रिक्स, टूल्स, स्पेयर पार्ट्स या क्रेन भी डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में सप्लाई करता हूं, वही बात है, एक्सेप्ट फर्दर सप्लाई, तो भी इसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। शेड्यूल 1 यहां पे भी लागू नहीं करना है। बेटा दोनों क्लैरिटी क्यों दी जा रही है आप समझना। दोनों क्लैरिटी का रीजन केवल एक है, क्योंकि अगर ये क्लैरिटी नहीं देते तो फिर वो शेड्यूल 1 का कॉन्सेप्ट कहता है सप्लाई डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में, भले ही विदाउट कंसिडरेशन वो सप्लाई मानते हैं, तो उसी को खदेड़ने के लिए दोनों क्लैरिटी दे रहे हैं। अब ये कहते हैं कि सेम लॉजिक है, जैसे मानते हैं कि बेटा मेरा क्रेन का काम है, अब मेरी क्रेन का काम है, से फॉर एन एग्जांपल मेरी एक क्रेन की जरूरत पड़ी। क्रेन किस में काम आती है, खुदाई वगैरह में। तो मान लो मेरी एक साइट चल रही है एमपी में और मेरी क्रेन अभी खड़ी है राजस्थान में, तो वो एमपी में खुदाई का काम अगर मेरा चल रहा है तो राजस्थान से वो क्रेन में एमपी भेजूंगा। तो ये जो राजस्थान से क्रेन एमपी जा रही है, क्या ये सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन मानेंगे? जवाब है इस प्रकार के लेन देन को नहीं मानेंगे, क्योंकि आगे वो क्रेन में जो भेज रहा हूं एमपी में, वो फर्दर सप्लाई के लिए नहीं भेज रहा हूं, वो अपने किसी काम के लिए भेज रहा हूं। तो इसीलिए उन्होंने बोला इस प्रकार की चीजों के आवागमन को भी डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में सप्लाई नहीं मानना है। तो दो टाइप की चीजें हो गई, 21-17 ये कहते हैं इन दो टाइप की चीजों के डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच के लेन देन को सप्लाई नहीं मानना, एक T4BCAV और एक रिक्स, टूल्स, स्पेयर पार्ट, क्रेन एक्सेट्रा का। तो दोनों सर्कुलर एक ही लॉजिक पे चले हैं। क्या सर आप ये कह रहे हो कि डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में कुछ भी इधर से उधर भेजो सप्लाई नहीं मानना? नहीं बेटा, ये दोनों सर्कुलर केवल दो टाइप के आइटम की बात कर रहे हैं, एक T4BCAV की बात कर रहा है और एक रिक्स, टूल्स, स्पेयर पार्ट्स की बात कर रहा है और क्रेन की बात कर रहा है। बाकी और किसी चीज की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है। तो बेटा ये जाकर आपके 4 सर्कुलर तो अभी खत्म हो जाते हैं। आगे के 4 सर्कुलर और हैं, जो कि मैं आपको एक और छोटा सा सर्कुलर और बता देता हूं। एक कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई के रिलेटेड सर्कुलर है 34/2018। ये सर्कुलर क्या कहता है, 5वां सर्कुलर के ऊपर फोकस करते हैं। अब ये सर्कुलर कहता है, आपने कभी सुना होगा टायरों पे ठंडा रबड़ चढ़ाना, जिसको इंग्लिश में मैं नाम देता हूं रीट्रीटिंग ऑफ टायर्स। इस काम के लिए क्लैरिटी दी है सीबीआईसी ने। सीबीआईसी बोलती है कि जब भी टायरों के ऊपर रबड़ चढ़ाया जाता है तो उस काम को क्या बोला जाए, सप्लाई ऑफ गुड्स बोला जाए कि सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाए। तो इसके लिए क्लैरिटी आई। ये बेटा कंपोजिट सप्लाई वाला काम है। पता है क्यों ये कंपोजिट और मिक्स सप्लाई, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि टायरों पे रबड़ चढ़ाने का काम मतलब क्या होता है, रबड़ चढ़ाना, तो रबड़ एक गुड्स है और रबड़ चढ़ाने के लिए जो मेहनत लगेगी वो सेवा भी है। तो यानी कि जो पैसा रबड़ चढ़ाने के लिए लिया जाएगा उसमें गुड्स और सर्विस दोनों का पैसा कहीं ना कहीं। तो क्लियरिटी सुन लो अब ध्यान से। अब आप, इन्होंने बोला कि अगर टायर रिसिपिएंट के हैं, मतलब क्या हुआ, जो ग्राहक है वो टायर लाया और आपने केवल टायर पे रबड़ चढ़ाया, तब तो बेटा इस काम को सप्लाई ऑफ क्या मानना है, सर्विस मानना है, अगर टायर रिसिपिएंट की है तो। दूसरा काम, टायर भी सप्लायर के हैं। पुराना टायर आपने क्या, अब समझना दूसरा काम में क्या हुआ, जो टायर है ग्राहक आया, उसने पुराना टायर सप्लायर से लिया और उसी को नया करवा कर रबड़ चढ़वा के लिया। तो ऐसी परिस्थिति में जब टायर भी ग्राहक सप्लायर दे रहा है और रबड़ भी सप्लायर चला रहा है, तो फिर इस काम को बेटा सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे। लॉजिक ये दिया गया, ये कंपोजिट सप्लाई है और यहां पे प्रिंसिपल सप्लाई सेवा है, इसलिए सर्विस माननी है, क्योंकि रबड़ तो ग्राहक का ही, सॉरी टायर तो ग्राहक का ही है। और यहां पे प्रिंसिपल सप्लाई टायर है और टायर एक गुड्स है, इसलिए इसको क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स। क्योंकि इस केस में सप्लायर का इरादा टायर बेचने का है और यहां पे सप्लायर का इरादा केवल रबड़ चढ़ाने का है। तो ये दो लॉजिक के साथ इन्होंने क्लैरिटी दी सर्क्यूलर नंबर 34/2018। तो मैंने आज आपको 5 सर्क्यूलर इस चैप्टर के पढ़ा दिए हैं। ऐसे हर चैप्टर के एंड में मैं सर्क्यूलर्स पढ़ाया करूंगा। 5 सर्क्यूलर, 5 अलग अलग सिचुएशन पे। सारे सिचुएशन ध्यान रखना। आर्टिस्ट ने गैलरी को पेंटिंग भेजी, गैलरी ने आगे बेची, सप्लाई कब मानेंगे, जब गैलरी से ग्राहक को बेचेगी। आर्टिस्ट से गैलरी के पास जाना सप्लाई नहीं है। 92-19 सेल प्रमोशन, फ्री में सैंपल के रूप में गुड्स दिए, क्या सप्लाई मानना है? मानना है अगर शेड्यूल 1 वाला लेन देन बने, नहीं बने तो नहीं मानना है।
बाय वन गेट वन फ्री में क्या करना है, बाय वन गेट वन फ्री में कुछ फ्री में दिया ही नहीं है। पहले तो वो जो प्राइस ली है वो दोनों की मिलाकर ली है। अच्छा सर, दोनों की मिला के लिए तो कौन सी रेट लगानी है, डिपेंड करेगा। कंपोजिट सप्लाई है तो प्रिंसिपल सप्लाई की रेट लगाना, अगर ये दोनों कंपोजिट बने, नहीं बने तो फिर ये मिक्स बनेगी। मिक्स में कौन सी रेट लगानी है आपको पता ही है, सेक्शन 8 कल ही पढ़ लिया आपने। इसी तरह से डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में गुड्स और सर्विस देना सप्लाई मानते हैं, शेड्यूल 1 ये कहता है, पर दो सर्कुलर इसको काटते हैं। एक कहता है ये चीजें अगर डिस्टिंक्ट पर्सन को भेजी तो सप्लाई नहीं मानना, पहला है T4 BCAV, और दूसरा सर्कुलर कहता है रिग्स, टूल्स, स्पेयर पार्ट्स वगैरह और क्रेन वगैरह। दोनों में सेम लॉजिक लगाना है, दोनों में फर्दर सप्लाई के लिए भेज रहे हैं अगर ये चीजें तो मानना है, अदरवाइज यूं ही भेज रहे हैं यानी इस रीजन से जो मैंने लिखा है तो फिर सप्लाई नहीं मानना है। और टायरों पे रबड़ चढ़ाने की एक्टिविटी को क्या मानना है, डिपेंड करेगा। टायर रिसिपेंट ने दिया तो SOS मानना है, सप्लायर ने टायर भी दिया और रबड़ भी चढ़ाया तो फिर सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है। थैंक यू।